अच्छा, तो सब 24 हो गए बच्चे, और भी आ जाएंगे आस्ता आस्ता, हम लोग फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जी मैम। अच्छा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। This is very much important topic because we all have to establish questionnaire. All of students are working on their thesis and they have to establish questionnaire for their thesis. तो ये इम्पोर्टेंट एक किस्म का टॉपिक है। क्वेश्चनर कंस्ट्रक्ट करना, या फिर इसको इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट करना भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये मैप करने के, या बिल्कुल जो है उसको किसी भी जो हमारी जो रीडिंग्स आती हैं उनको नापने के, या उसको जो है रिजल्ट ड्रॉ करने के हमारे पास ये काम में आता है। ठीक है, क्वेश्चन इज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। अब सीरीज ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, और उस सब का ताल्लुक जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपकी, वो क्या देखेंगे आप, क्या आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। उससे रिलेटेड आपने सवाल बनाने हैं, आपने क्या आप चाहते थे, आपने क्या रिसर्च की, उसके बाद आपको क्या आपकी जो कंक्लूजन आपके जहन में बना है। क्योंकि क्वेश्चनर बिल्कुल एंड में जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है, आफ्टर कंक्लूडिंग योर रिसर्च और पेपर वर्क और अदरवाइज इन लाइब्रेरी वर्क वी कैन से। और उसके अलावा आप जब स्टडी कर लेते हैं, फिर बाद में आप फील्ड वर्क के अंदर जानना चाहते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और क्या इसके अंदर जो है होना चाहिए आगे चल के। Whenever you are going to draw the conclusion and whenever you are going to conclude your research, then you have to construct the questionnaire. जब आप लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कि दूसरों ने क्या इस पे रिसर्च की हुई है, उसके अंदर क्या ऑलरेडी आपके पास जो है मटेरियल मौजूद है। After that, you have to construct an instrument which should be a questionnaire or question series for conducting the interview. या तो आप क्वेश्चनर अपना ऐसा बनाएंगे जो आप इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए होगा, या फिर ऐसा होगा क्वेश्चनर आपका जो कि आप लोगों को देंगे और वो आपको फिल करके आपको रेस्पॉन्ड करेंगे उसमें। ये सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट जो इन्वेंट हुआ था वो सर फ्रांसिस गैल्टन थे। उन्होंने जो है बिहेवियर को, या सोशल रिसर्च के अंदर लोगों के बिहेवियर और लोगों की जो सोच है, थिंकिंग है, ह्यूमन बिहेवियर को काज करने के लिए या उसको समझने के, नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक क्वेश्चनर डिजाइन किया था सबसे पहले। When properly constructed, a responsibly administered questionnaire become a vital instrument by which statement can be made about specific group or peoples or entire populations. अगर आप अपनी सही बिल्कुल जो है आपका जो क्वेश्चनर है आप उसकी कंस्ट्रक्शन ठीक करते हैं, और उसके अलावा आप उसको जो है स्प्रेड करके और पॉपुलेशन के साथ जो है उसको सही उसके जो है रेशो के साथ जो है आप उसको एडमिनिस्टर करके और फिलअप करवाते हैं, वो एक बिल्कुल वैलिड इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। और आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल वैलिड होते हैं। वो आपको जो है उसके उनकी बेस पर आप कोई भी स्टेटमेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और आप अपना जो है सजेस्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर और फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स। अच्छा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पहले भी पढ़े थे, मैं दोबारा आपको थोड़ा रिपीट करवा देती हूँ। द क्वेश्चनर इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इज इजी एंड इनएक्सपेंसिव, यानी इसकी जो एक्सपेंसिव कम होता है। रेस्पॉन्स आर इजी टू टेबुलेट, रेस्पोंडेंट्स रिप्लाईज आर फ्री, confidential information may be given freely, the respondents can fill out the questionnaire at will, the respondents can give more accurate replies. और डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि क्वेश्चनर कैन नॉट बी यूज्ड विद दोज हु कैन नॉट रीड और राइट वेल, मींस इलिटरेट अगर आपकी पॉपुलेशन है तो वहां पर क्वेश्चनर आपका जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। If many people's respondents may not return the filled up copies of questionnaire purposely or forgetfully, considerable follow-up are necessary. Means you have to follow it
आपने जाना है, याद दिलाना है लोगों को बार बार, और बार बार आपको रिक्वेस्ट करनी है ताकि क्वेश्चन आपको फिलअप होकर वापस आ सकते हैं. If a respondent gives wrong information, it cannot be corrected at once. Means अगर आपके जो है आपको नहीं मिलता है रेस्पोंडेंट की तरफ से प्रॉपर आंसर, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, दे दिया उन्होंने, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आगे. A respondent may leave some or many questions unanswered because nobody urged him to do so, or he may not understand the significance of information as given. अच्छा, हो सकता है उसको समझ ना आए आपका क्वेश्चन, आपको ऐसी सूरत हाल में भी वो अवॉइड कर सकता है उसको फिलअप करने से. Some questions may be vague, and so the respondent may not answer them, or if he does, he may give wrong replies. The number of choices may be so limited that the respondent may be forced or select response that are not his actual choice. जब आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन, डूइंग लाइब्रेरी रिसर्च, वही बात है कि आपने स्टडी कर लेना है, आपका लाइब्रेरी वर्क पूरा होना चाहिए. ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट आपने एंड में आके करना है. देयर मे बी सम क्वेश्चन सिमिलर टू व्हाट वांट टू यूज. उसमें आपको क्या एक हेल्प मिलेगी कि अगर कोई ऑलरेडी उसी टॉपिक पे रिसर्च हुई है और उसके अंदर कोई क्वेश्चंस मौजूद हैं किसी और की रिसर्च के अंदर, तो वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या पूछना है और उसका क्या जवाब आपको चाहिए. Talking to the knowledgeable people, talk to people who have some knowledge about the construction of questionnaire. You may be able to get some ideas from them. Mastering the guidelines. There are guidelines in the construction of questionnaire. You learn these from books and similar studies in your library. Search and from your interviews with knowledgeable people, master the guidelines. अच्छा, बहुत सारे आपको एफर्ट्स लेने हैं अगर आपकी मास्टर्स लेवल की आपकी जो है वो रिसर्च है, या फिर अभी भी आप कर रहे हैं, अभी से आप सीखेंगे तो आपके लिए आगे आसानी होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको गाइडलाइंस चाहिए. तो वो आप किसी ऐसे बंदे से बात करके भी सीख सकते हैं जो नॉलेज हो, जिसको अच्छी, या फिर आप अपने सुपरवाइजर से भी बिल्कुल गाइडलाइंस ले सकते हैं. और उसके अलावा अगर आपने लाइब्रेरी वर्क किया है तो आपको वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. राइटिंग क्वेश्चनर. When questionnaire following the guidelines are closely as possible. अब आपको गाइडलाइंस कुछ हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है. एडिटिंग द, अच्छा ये तो हमने यहाँ पर, editing the questionnaire. After questionnaire has been finished, show it for correction and suggestion for improvement to people who are known to possess adequate knowledge in the construction of the questionnaire. अब आपने क्या किया है, आपने एक बनाया क्वेश्चनर सैंपल के तौर पे, फिर आपने क्या किया, उसको 2-3 लोगों के साथ उसको आपने बैठकर डिस्कस करना है कि ये देखिए इसमें ये क्वेश्चंस मैंने ऐड किए और ये आंसर्स मैंने इसमें रेस्पोंडेंट्स को चॉइस रखी है. अब आप मुझे बताएं, इसमें गाइड कीजिए. अगर कोई शख्स आपको गाइड करता है, फिर आप उसकी गाइडलाइन को थोड़ा देखें कि वो आपके काम के साथ मैच हो रही है या नहीं. आपको ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना. यू हैव टू गेट सजेशंस, और फिर आपने देखना है कि आपके साथ आपके क्वेश्चनर में क्या वाकई वो खामी है तो फिर उसको आपने फौरन करेक्ट करना है. रीराइट द क्वेश्चनर अकॉर्डिंग टू करेक्शंस एंड सजेशंस. अगर आपको कोई वाकई, आपने अपने सुपरवाइजर से कंसर्न किया, आपने अपने फेलोज से किया, और आपको उसमें से कुछ सजेशंस आ जाती हैं, करेक्शंस आपको कुछ आप भी रियलाइज करते हैं कि रियली ये करेक्शंस होनी चाहिए, तो फिर आपने उसको रीराइट करना है. Retesting the questionnaire. This is called the dry run. This is the process of measuring the effectiveness, validity, and reliability of the questionnaire and determining the clarity of items. The difficulty of answering the questions, the proper length of time is in answering, ease in tabulating response, and other problems. आपने सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या ये जो है क्वेश्चनर मैंने बनाया वो ठीक है, मुझे सही इसमें जवाब मिल जाएंगे, क्या मैं उनको अच्छे तरीके से टेबुलेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं. आपने क्या करना है, एक जो है वो ट्राई लेनी है. जैसे कोई भी चीज बनाकर पहले उसको जो है आजमाया जाता है, फिर उसकी जो है इफेक्टिवनेस का पता चलता है.
तो पहले आपने उसको फिलअप कराना है ताकि जिससे आप फिलअप करें करवाएं आपको वो बता सके कि इसमें क्या क्या, और इस तरीके से उसको बताना है कि आप उसको फिलअप करें और आप देखें कि आपको कहाँ कहाँ इसमें लेकुनास महसूस हो रहे हैं। फिर उसके जरिए आपको और मजीद अच्छे तरीके से गाइडलाइंस मिलेंगे। अच्छा, हमारे पास किस किस किस्म के जो है वो क्वेश्चन होते हैं सर्वे के अंदर, उसकी क्या क्लासिफिकेशन है। अगर उसकी फॉर्म देखी जाए अकॉर्डिंग टू फॉर्म जो है 3 आंसर टाइप्स होते हैं उसके अंदर, गाइडेड या फिर गाइडेड रेस्पॉन्स टाइप होते हैं। एक तो ये कि सवाल किया आपने और सामने वाले का रेस्पॉन्स है जो मर्जी उसका जवाब दे, पहले वो लिखे डिटेल में 2 सफ़े लिख कर दे, 1 लाइन लिख कर दे। या फिर आपने क्या किया कि जो है आपने उनको गाइडेड रेस्पॉन्स दे दिया, आपने उसको चॉइस दे दी और आपने कहा इसमें से कोई आंसर आपने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की हम इसको कहते हैं। क्लोज एंडेड वो हो गए जिसमें आपने अपनी चॉइस की, अपनी मर्जी की। ओपन एंडेड वो हो गए जो आपने रेस्पॉन्डेंट के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा टाइप के हिसाब से किस किस किस्म का है। एक तो हमें डिस्क्रिप्टिव डेटा मिलेगा जब हम फ्री आंसर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे तो, ठीक है। और एक आपको डेटा मिलेगा क्वांटिफाइड या न्यूमेरिकल डेटा जिसे हम कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव डेटा और जो है न्यूमेरिकल, 2 किस्म का ये बेसिक डेटा होगा जो आपको मिलेगा जब आप क्वेश्चन फिलअप करवाएंगे। अच्छा, आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, इमोशन और एटीट्यूड है, या डिग्री ऑफ जजमेंट है, या अंडरस्टैंडिंग है, या रीजनिंग है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं आपके रिस्पॉन्स के अंदर। कोई शख्स आपके ऊपर आपको बता सकता है कि ये चीज जो है बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, किसी चीज के बारे में वो आपके बारे अपना एटीट्यूड बताएगा कि ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी आपको कोई जजमेंटल होकर बिल्कुल आप अपनी जजमेंट बताएगा कि जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं दिस इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। या वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है जिसमें हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी ना हो, या रीजंस भी हो सकते हैं। तो आपको डिफरेंट टाइप के जो है वो क्वेश्चन आए होंगे तो उसका जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा, फॉर्मुलेशन जब आप क्वेश्चन करेंगे उसके लिए क्या है कि इट हैज बीन सेड बिफोर अ क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ प्लान्ड क्वेश्चंस which when answered properly would supply the needed data for research problem or topic. Hence, the questions should be formulated properly and appropriately to be able to secure necessary information. अब इसमें हम थोड़ा सा ना इसकी मिसाल थोड़ी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। The following are the useful guidelines in the construction of questions for a questionnaire. Make all directions clear and unequivocal as much as possible. Make all directions clear, definite, unequivocal, and brief. There should also be a direction for every type of questions. See it that respondent knows exactly what to do. अब आप लिख देते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पुअर जो है वो इसकी एग्जांपल हो गई, डायरेक्शन हो गया। इससे बेटर क्या हो सकती है कि चूज आइटम और ऑप्शंस दैट वुड बेस्ट आंसर the questions and write a check mark on the space before each option. You may have more than one choices. यानी आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकती है। कुछ लोग जो है वो आपके पास जो है ना, यानी आपकी जो चॉइसेस आप दे रहे हैं नीचे कम से कम आपको जो है उसके अंदर 4 ऑप्शंस रखने हैं। जैसे एग्रीज, एग्रीड लिखना है, स्ट्रांगली एग्रीड लिखना है, फिर आपने लिखना है न्यूट्रल, फिर आपने लिखना है डिसएग्री, या फिर अगर आप बिल्कुल उसमें भी आप डिसएग्री के अंदर भी आप ऑप्शन मजीद देना चाहें तो स्ट्रांगली डिसएग्री भी आप लिख सकते हैं। इस तरह आपने कम से कम 5 जो है उसके अंदर आपने चॉइसेस देनी है। और ग्रामर आपकी ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशंस का आपने ख्याल रखना है प्रॉपरली। आपकी पुअर ग्रामर इस तरह होगी कि प्लीज अकम्प्लिश द क्वेश्चनर एज सून एज पॉसिबल, रिटर्न। आपने बेटर वे में इस तरह लिखना है कि प्लीज accomplish the questionnaire and return it as soon as possible। ये एक आपकी तरफ से रिक्वेस्ट होनी चाहिए जो कि आपने लिखनी है अपनी क्वेश्चनर के अंदर, क्योंकि आप फिलअप करने के लिए दे के आ जाते हैं, फिर वो सामने वाले ने उसको फिल करना होता है। मेक ऑल क्वेश्चंस अनइक्विवोकल as much as possible. Make all questions brief, clear, unequivocal.
Avoid making double-barreled questions which can be interpreted into two ways. यानी ऐसा सवाल नहीं बताएं कि जिसका जवाब जो है दो दो तीन तीन किस्म की तरह दो दो तीन तीन चीजों की तरफ जो है वो इशारा करता है. Are you employed or not? This is not a double-barreled question because actually there are two questions. One is are you employed? The other is are you not employed? This type of questions cannot be answered by yes or no without qualifying the answer. If your answer is affirmative, it should be yes, I am employed. If your answer is negative, the answer should be no, I am not employed. अच्छा, वो एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह होगा आर यू ग्रेजुएट, तो बेटर ये होगा कि आर यू हाई स्कूल ग्रेजुएट, या फिर आप इससे भी ज्यादा अच्छा सवाल ये कर सकते हैं कि गिव डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन, या फिर पूछ सकते हैं आप सिंपली क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं आप. उसके अंदर आप ग्रेजुएट का ऑप्शन ना दें, पता नहीं उसकी ग्रेजुएशन है उससे कम है, हो सकता है उसकी बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्टडीज हो, तो आप उसके अंदर लिख दें कि क्वालिफिकेशन लिखकर और एक आप डैश दे दें, फिर वो बंदा सामने से अपनी जो भी उसकी क्वालिफिकेशन होगी वो लिख देगा. Avoid asking biased question. A biased question is one in which there is a yield suggestion for an answer, यानी जिसके अंदर छुपा हुआ होता है जवाब, या हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं किसी के मुंह में जवाब डालना है. Do you use Colgate toothpaste? If not, what brand do you use? यानी इसमें आपने एक तो आपने सजेस्ट कर दिया कि आप कोलगेट इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप दूसरा कौन सा इस्तेमाल करें. तो ऐसा आपने नहीं करना है, आपने सिंपल क्वेश्चन देना है कि विच ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट डू यू यूज, आप कौन सा जो है इस्तेमाल करते हैं. Objectify the response. This is for the standardization, response and easier tabulation. अच्छा, उसमें किस तरह का सवाल हो सकता है. Why do you use Cami soap? He replies, the reply can be check only. उसमें टिक हो सकता है. Number 1, it is fragrant. Number 2, it makes my skin smoother. या फिर it is cheap, सस्ता है, available है, या it lasts long, यानी इसका असर काफी देर तक रहता है. यानी आप उसके अंदर ऑप्शंस दें, और ऑप्शंस इतने होने चाहिए कि उसके हर किस्म के जवाब को कवर करते हैं. जिसमें मैंने आपको कहा कि आप कम से कम, जैसे आप कहते हैं कि एग्री, डिसएग्री, फिर आप कहते हैं कि स्ट्रांगली एग्री लिखिए, और फिर उसके साथ आप लिख दें कि एग्री, फिर लिखें न्यूट्रल. अगर वो शख्स न्यूट्रल रहना चाहता है तो न्यूट्रल को भी टिक करें, और डिसएग्री लिखें, फिर उसके बाद स्ट्रांगली डिसएग्री. ठीक है. या फिर क्या है कि लोग कहते हैं कि आप अपनी डिग्री बताएं, यानी आपकी अगर आप किसी चीज की लाइकनेस पूछ रहे होते हैं तो 1 से लेकर 10 तक आप उसको आप बोलें कि 1 से लेकर 10 तक आप मार्क्स देना. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि क्या ये ब्रांड आपको, यानी मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी हम लॉ की बात करें तो हम लॉ के बारे में हम इस तरह पूछ सकते हैं कि क्या जो है वो ट्रैफिक लॉज आर इफेक्टिव. आप 1 से 10 तक इसको मार्किंग दीजिए. एक केस को जो अवार्ड करें, आप मार्क्स अवार्ड करें फ्रॉम 1 to या 0 to 10 करते हैं. 1 भी ना करें, भले 0 हो सकता है कोई शख्स 0 देना चाहता हो उसको, उसमें आपको क्लियर आंसर आ जाएगा कि सामने वाला क्या सोचता है उस कानून के बारे में. Relate all questions to the topic under study. All questions should be gather data relevant to study. अच्छा, अब आपका सवाल जो है आपके टॉपिक से रिलेटेड हो ना, टॉपिक से बिल्कुल दूर नहीं चले जाएं आप. आप मिसाल के तौर पर आपकी स्टडी जो है वो, मैं अभी ट्रैफिक लॉस की बात कर रही थी, तो मिसाल के तौर पर आप ट्रैफिक लॉस के बारे में आपकी स्टडी है, या आप फॉरेंसिक के अगर बारे में बात कर रहे हैं तो आपके फॉरेंसिक के अंदर डिफरेंट आपको पता है कि उसकी ब्रांचेस हैं. आप बात कर रहे हैं डीएनए टेस्टिंग की, या आप बात कर रहे हैं उसकी मेडिको लीगल की, ऑटोप्सी की बात कर रहे हैं आप, या फिर आप एक्सह्यूमेशन की बात कर रहे हैं. तो जो अगर आप बात कर रहे हैं जिस टॉपिक से आपका काम है, जिसके ऊपर आपकी स्टडी चल रही है, आप उससे रिलेटेड सवाल करें, फार अवे ना जाए. क्रिएट कैटेगरीज और क्लासेस फॉर अप्रोक्सीमेट आंसर. हाँ, मैंने आपको जैसे बताया कैटेगरीज करें, आप नीचे कैटेगराइज करें, जैसे कि उसके अंदर टाइप्स होती है कैटेगराइज करने की ना, डिफरेंट. ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है.
एग्जैक्टली आंसर जो होता है ना, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कैटेगरीज देनी पड़ेगी, जैसा कि आपके ख्याल में ये गुड है, बेटर है, बेस्ट है, या फिर बैड है, या वर्स्ट है। ये कोई भी चीज है, आप उसके बारे में ओपिनियन जानना चाहते हैं कि उसकी कितनी मतलब इफेक्टिवनेस है, या लोग उसको कितना पसंद करते हैं, या लोगों के ख्याल में उसका जो है वो सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा इफेक्टिव रोल है। जैसे अगर आप कहते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ किसी भी ऑफिसर को ले लेते हैं कि कमिश्नर, परफॉर्मेंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ हैदराबाद इज, फिर आप उसके अंदर करके आप उसमें कैटेगरीज देते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, पुअर, फिर आप कहते हैं वर्स्ट, या फिर आप उसके अंदर इस तरह कर लेते हैं कि 0 to 10 जो आप इसमें मार्किंग लिख देते हैं कि ग्रांट अवार्ड द मार्क्स फ्रॉम 0 to 10। अब वो बंदा उसको 0 देना चाहता है तो बेशक 0 दे, ताकि पता चले कि क्या वाकई वो बिल्कुल 0 वर्किंग कर रहा है, या लोगों के नजर में उसकी कोई जो है वो एफिशिएंट नहीं है वो इतना ज्यादा। अब जैसे देखें ना, इसके अंदर क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव आंसर आपका किस तरह का हो सकता है, क्वांटिटेटिव किस तरह का हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर क्वालिटेटिव इस तरह हो सकता है, हाउ एफिशिएंट इज योर टीचर, या हाउ एफिशिएंट इज योर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, या फिर हाउ मेनी स्टिक्स ऑफ सिगरेट डू यू कंज्यूम अ डे। अगर आप जो है स्मोकिंग के ऊपर आप कर रहे हैं, आपका मिसाल के तौर पर अगर सब्जेक्ट है, तो उसमें 0 to 4, 5 to 9 इस तरह आप कैटेगराइज कर सकते हैं उसको। अब उसके अंदर फिर आप जैसे जैसे आप क्वालिटेटिव आपके आंसर होंगे तो उसमें आप कहेंगे वेरी एफिशिएंट, एफिशिएंट, फेयरली एफिशिएंट, या इनएफिशिएंट, या फिर वेरी इनएफिशिएंट, यानी बिल्कुल ही गया गुजरा बंदा है। अच्छा, ग्रुप द क्वेश्चंस इन लॉजिकल सीक्वेंस। ऐसा नहीं है इंट्रोडक्शन आप आखिर में रखते हैं और डेप्थ में आपके क्वेश्चन सबसे ऊपर हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने 0 से स्टार्ट करना है, फिर 0, 1, 2, 3 इस तरह से। Questions may be grouped according to the specific questions under the statement of problem. All questions that gather data to answer one specific questions under the statement of the problem should be grouped together. Questions that deal with the item that are logically and usually placed together under big category should be grouped together. यानी जो अगर आप किसी एक मखसूस उस चीज को एक डायरेक्शन से बात करें, उन सबको आगे पीछे एक साथ लिखें सवालों को। ऐसा नहीं है कि उस चीज से रिलेटेड आपका सवाल बिल्कुल फिर एक आखिर में है, फिर एक शुरू में, इस तरह ना हो। बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसको बार बार चेक करें, और उसके बाद जो क्वेश्चंस की तरतीब है उसको बिल्कुल ठीक तरह से लिखें। In each grouping, easier questions should be asked first. सबसे पहले आसान सवाल करें। Questions should be given in succession step. If the topic of study is a process such as baking a cake, constructing a house, या preserving a food, या फिर आप कहते हैं कि making a law, या फिर आप लॉ के बारे में बात करते हैं कि अगर आप चालान के बारे में या इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप बात करें, तो क्राइम सीन से स्टार्ट करें ना। आप डायरेक्ट ये ना पूछेंगे केस चालान हो गया, अच्छा फिर आप शुरू में कह रहे हैं नहीं नहीं, आप चालान के बारे में पूछने के बाद आपका एक और सवाल आ जाता है कि आप पूछते हैं कि अच्छा ये बताएं कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट का मशीरनामा बनाया नहीं बना। अरे भाई केस को पहले चालान करवा दिया, अब तुम पूछ रहे हो कि मशीरनामा बना या नहीं बना, तो शुरू से आप पूछे। तो जब आप वहां पहुंचे, आपने क्या क्या चीजें वहां से अपने जो है वो कस्टडी में ली, आपने चीजें कस्टडी में ली, तो अच्छा क्या उसका मशीरनामा भी आपने बनाया था। तो ये आप जब क्रॉस कर रहे होते हैं वहां पर भी आपको इसी तरह सवाल बनाने पड़ते हैं। तो एडवोकेट तो हर वक्त ही क्वेश्चन बनाता रहता है। जब भी आप प्रैक्टिकली आप जाते हैं अपनी फील्ड में, अगर आपकी सिविल प्रैक्टिस होती है तब भी आप वहां पर क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब सबसे पहले आप पूछते हैं कि अच्छा ये आप प्लेंटिफ जो है आप इसको जानते हैं क्या। तो आपका डिफेंडेंट बोलता है हाँ जी मैं इसको जानता हूँ। अच्छा इसके साथ आप इसको कैसे जानते हैं। वो कहता है ये मेरे साथ कारोबार करता है, या मेरा पड़ोसी है, या फिर इसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी वगैरह वगैरह इस तरह। या फिर हो सकता है वो इनकार ही कर दे। तो फिर आप दूसरे नंबर पे आप उससे पूछते हैं अच्छा आप ये बताइए कि ये जो आपके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये कब हुआ था। अब वो कहता है नहीं जी हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। तो फिर आप कहेंगे कि उसको दूसरे नंबर पे आपका सवाल ये बनेगा कि क्या ये सिग्नेचर इसके ऊपर आपके हैं। तो वो कहता है नहीं जी ये मतलब सिग्नेचर ऐसा नहीं। फिर आप उसको कंपेयर करके दिखा सकते हैं कि देखें ये जो आपने अपना डब्ल्यूएस फाइल किया इसके अंदर जो सिग्नेचर है और ये सिग्नेचर है ये दोनों एक जैसे हैं।
उसके अंदर आप उसके अंदर मतलब आपने जो क्वेश्चंस करने जीरो से स्टार्ट करना है और फिर आहिस्ता 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 आगे बढ़ना। ऐसा नहीं है कि आखिर का सवाल पहले कर लिया और फिर उसके बाद फिर शुरू से आप स्टार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चनर मे बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्वेश्चंस अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, फॉर एग्जांपल हाउ क्वालिफाइड आर द टीचर्स हैंडलिंग द लॉ, यानी लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आपके जो टीचर्स हैं उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है नहीं है, उनकी डिग्रीज क्या हैं और उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में आप बात कर सकते हैं, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये सारी चीजें आपने उनसे डिस्कस करनी है। Questions that deal with the item that are logically and usually placed together and a big category should be grouped together. मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप शुरू कर रहे हैं किसी के इंट्रोडक्शन से ना, तो सबसे पहले आप उससे क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे कि आपकी एज क्या है, जेंडर आप उससे टिक करवाएंगे, उसका सिविल स्टेटस क्या है, आखिर में आप नाम पूछेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, सबसे पहले आप क्या पूछेंगे? उससे नाम पूछेंगे आप सबसे पहले आप नाम पूछेंगे, फिर आप आ जाएंगे उसकी एज के ऊपर, फिर जेंडर, फिर सिविल स्टेटस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, एथनिक ओरिजिन, फिर लैंग्वेज उसकी आप पूछ सकते हैं। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता किसी का भी पर्सनल डेटा ले सकते हैं। अच्छा, क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ रेस्पॉन्स कैटेगरीज। कैटेगरीज आप ज्यादा चॉइस देंगे तो आपको जो रेस्पॉन्स है आपको अच्छा मिलेगा, यानी आप अगर चॉइस कम रखेंगे तो रेस्पॉन्स आपको कम मिलेगा। दिस इज टू मेक पॉसिबल the inclusion of the correct choice of respondent if the correct choice of the respondent is not included among response categories and he is required to make his reply would be wrong. जवाब आपको गलत भी मिल सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड नंबर आपके ये हैं। डू यू एग्री द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन द पार्लियामेंट्री फॉर्म? अब आप या तो कहेंगे एग्री या डिसएग्री, तो ये बिल्कुल दो आपने बहुत कम चॉइस दी। अच्छा, अब आप उसको बहुत ज्यादा कैटेगराइज करके अगर आप उसको रेस्पॉन्स करने के लिए देंगे चॉइस, तो उसमें आपके पास ये 4-5 चॉइसेस आ जाते हैं। स्ट्रांगली एग्री, अनसर्टेन, नो कमेंट्स, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। अच्छा, ये अब आ जाते हैं कि अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता